हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एज यूजुअल आपका सेशन एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की क्लासेस जो है वो मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। अगर वाकई आपको कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आगे की क्लासेस में कंटिन्यू रखूँ। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द प्रिंसिपल ऑफ द केविट एम्पटर इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ऑप्शंस आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि कैविएट एम्पटर का क्या मतलब होता है। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय कैविएट एम्पटर? तो कैविएट एम्पटर का जो मतलब होता है, बायर्स बी अवेयर। बायर्स बी अवेयर का मतलब होता है हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए, कि अगर आप लोग कभी भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप लोगों को बहुत ही सतर्क के साथ, बहुत ही केयरफुली आपको जो है वो सामान खरीदना चाहिए। अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है या किसी भी तरीके के साथ आपके साथ गड़बड़ होती है तो उसके जो जिम्मेदार होंगे वो आप खुद होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्पटर। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ये कौन से एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये कौन से एक्ट के अंदर ये जो चीज है ये आती है आपकी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन से एक्ट के अंदर आता है। केविएट एम्पटर का मतलब बायर्स बी अवेयर। कस्टमर्स, अगर आप कहीं से भी कुछ भी खरीदते हैं तो आपको सब कुछ ध्यान से केयरफुली होके उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी सारी चीजें देखकर आपको खरीदनी होगी। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो एक्ट है आपका बेटा, ये आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर ये प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्पटर बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हमने लगा दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल एंड प्लेस। तो यहाँ पर मैं मार्केटिंग मिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले आपको बताती हूँ। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोडक्ट आता है। ये जो चार आप देख रहे हो बेटा, ये मार्केटिंग मिक्स का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है सोशल मार्केटिंग मिक्स। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो सोशल मार्केटिंग मिक्स के अंदर नहीं आता? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशल मार्केटिंग मिक्स क्या चीज होती है। चलिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ सोशल मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है। सोशल मार्केटिंग का मिक्स का मतलब ये है कि आपको जो, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी देखनी पड़ेगी, आपको एनवायरमेंट देखना पड़ेगा, किसी को कोई हार्म ना हो, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है मैम? प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, नॉर्मल अगर मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो हमें वैसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कस्टमर्स डिमांड में है, जो कस्टमर्स को जरूरत होती है। बट अगर यहाँ पे बात करें सोशल मार्केटिंग मिक्स की, सोशल मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? आप लोगों ने एड देखी है, निकोटेक्स की एड आती है, आप लोगों ने बहुत देखी होगी। सीक्रेट छुड़ाने की एड होती है वो, कि जिनको भी स्मोकिंग की आदत है, जो भी स्मोकिंग से एडिक्टेड है, उनके लिए निकोटेक्स करके टैबलेट्स आती हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों का वेलफेयर हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो आपने देखा होगा एड में कि निकोटेक्स की गोली खानी पड़ती है, तो धीरे धीरे अगर आप निकोटेक्स की गोलियां जो टैबलेट्स खाते हैं तो आपकी स्मोकिंग की आदत छूट जाती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जो कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे प्राइस। आप ऐसे अफोर्डेबल प्राइस रखिए कि कस्टमर्स को आसानी हो से खरीदने में, चूज करने में। मान लीजिए अगर निकोटेक्स महंगी टैबलेट आएगी तो वो स्मोकिंग कैसे छुड़ा पाएगा? प्राइस को आपको अफोर्डेबल रखना पड़ेगा। थर्ड है प्लेस। यहाँ पे प्लेस से क्या मतलब है कि आप के जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक इजिली पहुंच जाए, उनको कोई परेशानी ना हो सामान खरीदने में, कन्वीनियंट प्लेस पर उनको उनका प्रोडक्ट अवेलेबल कराना जिम्मेदारी है। फिर है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करना बहुत जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नेगेटिव है, सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना जरूरी है। फिर आता है पॉलिसी।
देखिए, पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे कुछ कुछ स्कूल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बोलते हैं कि अगर बच्चे को वैक्सीनेशन लगी हुई है तो आप पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, तभी आपके बच्चों को किंडरगार्टन या प्राइमरी में एडमिशन दिया जाएगा। ये बहुत सारे स्कूलों में ये पॉलिसी है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पॉलिसी। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट के लिए है। फिर है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब आपको कहीं ना कहीं, अगर आप कोई कंपनी है तो उसको कहीं ना कहीं किसी के साथ टीम मैनेजमेंट करना जरूरी है। देखिए, बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी ना, चैरिटी से जुड़ी होती है, कोई कोई मेडिकल से जुड़ा होता है कि हमारा 10% हम लोग मेडिकल में देंगे, 10% हम लोग एजुकेशन से देंगे। एनजीओ के साथ वो लोग जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पॉलिसी एंड पार्टनरशिप्स आर द 6 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बता दीजिए, अब आपके लिए आई थिंक बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पीपल जो है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस सब कुछ है, बट जो ये पीपल की बात कर रहे हैं ये सोशल मार्केटिंग मिक्स के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे ढंग से समझा भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉरेन कंपनी कैन कॉन्स्टिट्यूट CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी विद मिनिमम ऑफ कितने डायरेक्टर होने चाहिए। अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो CSR कमेटी बनाती है तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स का है। इंडियन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी रेजिडेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, और फिर आपका नॉन रेजिडेंट असेसी। आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, पहले उसको आप समझ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे अगर आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया है ताकि ये आप लोगों को जो है वो विजिबल हो जाए। लेकिन अगर विजिबल नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को ओरली वैसे भी बता दूंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग पहले यहाँ देखो। सबसे पहले होते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर आपको इनकम जो है बेटा, अगर आपको इंडिया में ही मिल रही है, अगर आपकी इनकम आपको इंडिया में ही मिल रही है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगा, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर आपको इनकम इंडिया में मिल रही है। सेकंड पॉइंट आते हैं कि अगर आपने आपकी ने इनकम जो कमाई है वो इंडिया में है, चाहे वो आपको इंडिया में मिले चाहे फॉरेन अब्रॉड में मिले, लेकिन आपने कमाई इंडिया में ही है बेटा, आपने अर्न इंडिया में ही किया है। योर इनकम इज अर्नड इन इंडिया। चाहे रिसीव आपको कहीं भी हो, रिसीव आपको चाहे लंदन अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, तब भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल रहेगी, और एनआरआई के लिए भी टैक्सेबल रहेगा। फिर आता है इनकम आपने कमाई और आपको रिसीव इंडिया के बाहर हुई है। आपने कमाई भी बाहर थी फॉरेन में और आपको रिसीव भी बाहर हुई है, लेकिन बिजनेस जो है ना कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल क्या हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। तो फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी में रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, लेकिन एनआरआई के लिए यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होने वाला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इनकम अगर आपने आउटसाइड अर्न करी है और आपको जो रिसीव हुई है वो भी इंडिया मतलब आउटसाइड ही हुई है, मतलब दोनों जगह बाहर, कमाई भी बाहर है और मिली भी बाहर है आपको अब्रॉड में, तो आपकी ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी और आपके एनआरआई के लिए नॉट टैक्सेबल रहेगी वो इनकम। लास्ट अगर कोई भी इनकम जो है वो आपको बाहर से रिसीव हो रही है, ठीक है, बाहर अब्रॉड से आ रही है, तो वो भी प्रीवियस ईयर में, लेकिन वो इंडिया में आ रही है रेमिटेड टू इंडिया, जैसे गिफ्ट्स वगैरह हो गए, यूनिलेटरल ट्रांसफर, तो वो तीनों में नॉट टैक्सेबल होगा, ये याद रखिएगा। तो बस आपको बताना है कि पहला पॉइंट पूछा था कि इनकम अगर रिसीव होगी इंडिया में तो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि ऑल एसएससी यहाँ पर आ जाएगा, तीनों के लिए टैक्सेबल बेटा माना जाता है। ठीक है, ऑल एसएससी, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, या फिर आपके नॉन रेजिडेंट हो। अगर आपने इंडिया में ही आपको मिल रही है, या फिर अगर आपको आपने अर्न इंडिया में करी है,
तो भी आपको यहाँ पर, चाहे वो आपको कहीं भी रिसीव हो लेकिन आप इंडिया में ही अर्न करिए, तो भी वो ऑल एसएससी के लिए ही टैक्सेबल माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये चार्ट समझ में आ गया हो, इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा नहीं, कंफ्यूजन है बेलमेंट और प्लेज में। आपको एक कीवर्ड देती हूँ, कहीं भी सिक्योरिटी का वर्ड आ जाए, कहीं भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी का वर्ड आ जाए, मैंने आपको कीवर्ड दे दिया, कहीं भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, आप प्लेज पे टिक लगा के आएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है मैम, देखिए बेलमेंट का क्या मतलब होता है। बेलमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने अगर कोई चीज किसी को दी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए दी है, तो मैंने उसको वॉच रिपेयर करने के लिए दी, दुकान वाले ने मेरी वॉच रिपेयर करके दे दी, बदले में मैंने उसे पैसे दे दिए, ये बेलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात आती है बेटा, उसे बोलते हैं प्लेज, यानी जैसे बैंक में, अगर मैं बैंक से लोन लेने गई, उन्होंने मुझे पैसे तो दिए पर बदले में मुझे ज्वेलरी अपनी रखनी पड़ी एज अ सिक्योरिटी, कि बेटा अगर कल को मैं उनके पैसे नहीं दे पाई, लोन चुका नहीं पाई, तो वो मेरी ज्वेलरी जब्त कर लेंगे या फिर सीज कर लेंगे। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी के तौर पे अगर आप जो चीज रख कर आते हो उसे बोलते हैं प्लेज। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग। 360 डिग्री, 360 का मतलब पूरा राउंड टेबल, ये कौन सा मेथड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, मैनेजर के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, कस्टमर के देखा जाता है या फिर ओनर का। देखिए हमेशा एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को ही चेक करने के परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक होती है, चाहे वो आपके ओल्ड हो चाहे न्यू हो, जैसे ग्राफिंग स्केल, रेटिंग, चेकलिस्ट, 360 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये सारे आपके एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस, जो आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। अब मैम ये 360 डिग्री होता क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को हम लोग अप्रेज करते हैं, लेकिन ये 360 का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप चार्ट देखिए। 360 का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। चारों तरफ से घेर लेने का क्या मतलब होता है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम परफॉर्मेंस उसका अप्रेज कर रहे हैं, तो सब लोग उसको उसके परफॉर्मेंस के बारे में एडवाइस करेंगे या उसके परफॉर्मेंस के बारे में उसे बताएंगे। कौन कौन होगा, कस्टमर्स जिसके साथ उसने कांटेक्ट किया होगा, सुपीरियर्स जो उसके ऊपर काम करते हैं वो भी उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, टॉप मैनेजमेंट भी बताएंगे, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स वो भी बताएंगे, उसके साथ पीयर्स जो काम कर रहे हैं कलीग्स से वो भी बताएंगे, और वो खुद भी अपने परफॉर्मेंस को अप्रेजल करेंगे। 360 का मतलब आप समझते हो ना, पूरा ओवरऑल। तो यानी आपके परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को सभी तरीके के यहाँ से सभी लेवल के लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, और खुद से भी वो करता है, सेल्फ भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो जो मेरे बॉस हैं वो भी मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे, मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो भी मेरी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बताएंगे, जिन कस्टमर के साथ मैंने कॉन्टेक्ट किया है वो भी मुझे बताएंगे, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट मुझे बताएगा, साथ ही साथ मैं खुद भी अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूंगी। तो इसे बोलते हैं 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ही, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द वर्ड पीओएसटी सीओआरबी, यानी पोस्ट कॉर्प, किसने ये दिया था, जिसे बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दिस वर्ड इज गिवन बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने दिया था। अब ये पोस्ट कॉर्प होता क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो होता है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। वैसे रिपोर्टिंग और बजटिंग नहीं होता है, अगर आपने 11th 12th में सिंपल वाली अगर आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये होता है 5 से 6। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और आपकी बजटिंग दी गई है, क्योंकि ये लूथर ग्यूलिक ने ये वर्ड दिया था इसीलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, assets which has remained NPA for a period less than or equal to 12 month is called as। बताइए,
ऐसे कौन से, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं मैम? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देती हूँ। मैंने एक लोन लिया था बैंक से 1 लाख रुपए का, और मैंने वो लोन का ना इंटरेस्ट दिया और ना ही मैंने वो लोन चुकाया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कैटेगरी में वो लोन आ जाएगा। ठीक है। अब इसे बोला गया है कि पीरियड लेस देन और इक्वल, 12 महीने से अगर कम का पीरियड होता है और जब तक आपने लोन नहीं दिया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट्स। अब ये सब स्टैंडर्ड असेट्स किस तरीके से होता है, लॉस असेट क्या है, डाउटफुल एसेट क्या है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो पहले ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वही होते हैं बेटा जो आप लोग पे नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने भी उधार लिया होता है वो जो ना ब्याज दे पाते हैं और ना ही वो ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट दे पाते हैं, जिसे जिसके फिर अंदर वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी के अंदर वो आ जाता है। अब यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, सबसे पहले एनपीए देखो। तो 90 दिन का बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। 90 दिन से अगर अगर आपने 90 दिन तक देना होता है, 90 डेज तक देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 90 डेज यानी 12 मंथ तक, अगर आपने 12 महीने तक अगर आपने पे नहीं करा और उसके बाद पे कर दिया, लेकिन 12 महीने तक आपने 1 साल तक पे नहीं करा, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर आता है। लेकिन वही 12 महीने से बेटा ज्यादा हो चुके हैं और तब आपने पे नहीं करा है, मैंने अपना लोन नहीं पे किया है, तो उसको डाउटफुल एसेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा हो जाता है तो समझ लीजिए फिर मैं कभी नहीं देने वाली, वो लॉस एसेट्स के अंदर यानी नॉन रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स। जो आपका एसी कर्व बनता है, आपको पता होगा यू की तरह बनता है एसी कर्व, तो जब वो गिरता है तो एमसी कर्व इज लेस देन एसी कर्व, व्हेन द एसी कर्व इज लेस देन एमसी कर्व, एसी कर्व इज इक्वल टू एमसी कर्व, या एमसी कर्व इज ग्रेटर देन एसी कर्व। इसका सबसे पहले आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि एमसी कर्व इज लेस देन एसी कर्व। अब एमसी कर्व जो है वो एसी कर्व से कम पे गिरता है। कैसे गिरता है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, ये इसमें क्या दिया हुआ है अगर ढंग से देखें यहाँ पे आप। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एसी का चार्ट बना हुआ है, ये वाला एसी देख रहे हो आप यू की तरह, और इसके नीचे से एमसी आ रहा है, इसके नीचे से एमसी आ रहा है और मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे कट भी कर रहा है। ये देख रहे हो आप, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे कट कर रहा है बिलो द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। अब एक बात बताइए, एसी तो गिर रहा है लेकिन एमसी इसके नीचे है। एमसी क्या है, इसके नीचे, लोअर है। अरे बेटा ये इसके नीचे है। आप देखो ना, एसी कर्व ऊपर बना हुआ है, एसी से नीचे एमसी कर्व है, तो ये ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा ना, इससे कम पे ही तो गिर रहा है। ये जितनी फास्ट से गिर रहा है वो उससे कम पे गिर रहा है। तो ये क्योंकि ये इसके नीचे, अगर ये इसके ऊपर होता तो ये क्या होता, एमसी कर्व इज अबव या हायर देन हो जाता। लेकिन आप देख रहे हो ना, एमसी कर्व ये वाला कर्व है, तो ये तो नीचे है बेटा एसी के, इसीलिए बोला गया है एमसी कर्व इज लोअर देन एसी कर्व। ठीक है। चार्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप लोग को चार्ट्स रिमेंबर जरूर याद रखिएगा एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आता है पहले चार्ट ड्रॉ करिए फिर क्वेश्चन को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक में चार्ज हायर प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ना जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का उसको बहुत ज्यादा कर देते हैं। कब करते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली इलास्टिक होती है, वेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक, या फिर वेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, वेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, पहली बात जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इलास्टिक और इनलास्टिक होता क्या है। देखिए इलास्टिक और इनलास्टिक का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने कोई भी प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आना। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, पहले 20 रुपए की आती थी, मैंने 15 रुपए की कर दी, तो अब मेरे कोल्ड ड्रिंक इतनी जो है वो सेल हो रही है बहुत ज्यादा। वही इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक का जो प्राइस है कितना भी कम कर दिया, लेकिन उसके सेल में कोई चेंज ना आना, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन कितनी भी महंगी कर दो आप खरीदोगे, नमक बेसिक चीजें कितनी भी महंगी कर दो आप खरीदोगे, उसे बोलते हैं इन इलास्टिक। अब यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब लेस देन वन, याद रखिएगा लेस देन वन। एक मिनट, ठीक है, लेस देन जो ये आपका ईडी होगा ना बेटा, ये आपका लेस देन वन होता है।
ठीक है। लेस देन वन का क्या मतलब है मैम? लेस देन वन का बेटा ये मतलब है कि मोनोपोलिस्टिक का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, वो अकेला राजा है मार्केट का। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली जब आपके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, सिर्फ आप ही बेच रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलती है और किसी के पास नहीं मिलती है, तो अगर मैं उसका प्राइस बेटा बढ़ा भी देती हूँ, डेयरी मिल्क, वैसे मार्केट में डेयरी मिल्क 10 रुपए की 20 रुपए की आती है, अगर मैं 50 रुपए में भी बेचने लगूं तो तब भी लोग मुझसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ये लेस इलास्टिक होता है, कि अगर मैं बढ़ा भी दूं अपना प्रॉफिट करने के लिए, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं चॉकलेट के, तभी उन्हें पता है कि इसके अलावा किसी और के पास चॉकलेट मिलती ही नहीं है, तो वो मेरे पास से ही खरीदेंगे। इसीलिए बोलते हैं डिमांड इज लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। लेस देन वन, कि अगर आप अपने प्राइस में कोई भी चेंज करते हो तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? पहले तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है जब आप कस्टमर से जो है ना एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, अपनी सेल करते हो, मार्केटिंग डायरेक्ट कस्टमर आपसे लेते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कियोस्क मार्केटिंग। अभी कियोस्क मार्केटिंग होता क्या है, बहुत इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप लोग कभी मैं तो नहीं गई हूँ, बट मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, बट आप लोगों में से कई करा होगा लोगों ने। ठीक है। कई आप लोगों ने देखा होगा ना, स्टेशन वगैरह पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ये आने लग गई हैं। वेंडिंग मशीन आप लोगों ने देखी है, जिसमें कॉइन डाल दो या फिर क्यूआर स्कैन कोड कर लो तो कोल्ड ड्रिंक निकाल लेते हैं, उसमें से चिप्स निकाल लेते हैं, एक एक बॉक्स सा आता है, उसे बोलते हैं कियोस्क मार्केटिंग। यानी डायरेक्टली आप चीज आपने खरीद ली, वो किसी का मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, बीच में कोई नहीं है। आपने वो चीज देखी होगी, एयरपोर्ट पे बहुत देखा है आप लोगों ने, आपका बोर्डिंग पास जो है आपको वही मिल जाता है, एक मशीन होती है, वहां पे आप जाओ, आपको बोर्डिंग पास या टिकट वही की वही वो मिल जाता है, मशीन से स्कैन करके कुछ होता है प्रोसीजर। तो कियोस्क मार्केटिंग आपने सबसे एग्जाम्पल वेंडिंग मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में तो ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे अभी नहीं है, बट मॉल वगैरह में आपने देखा होगा वेंडिंग मशीन होती है, आप सीधे कॉइन डालते हो या स्कैन करते हो और अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, नीचे से चिप्स निकल के आ जाता है, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आप सिलेक्ट करते हो, उसे बोलते हैं कियोस्क मार्केटिंग। फिर एक कैटलॉग, देखिए कैटलॉग का मतलब होता है प्रिंटेड, जैसे आपने पैम्पलेट देखे ना, प्रिंट फॉर्म में अगर कोई भी मार्केटिंग होती है तो वो भी डायरेक्टली होती है। आपने देखा हो कोई जा रहे हो, कोई भी प्रिंट करके आपको पकड़ा देते हैं, कार्ड दे देते हैं, पैम्पलेट दे देते हैं, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, आपसे इंटरेक्शन जो है वो एकदम फेस टू फेस रहता है। फिर टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग का मतलब टेलीफोन से, तो अगर आप टेलीफोन से बात कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, कॉन्टेक्ट में हो। ठीक है। अब इसका आंसर जो होगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका आंसर इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं जो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इनका मेन काम ना कस्टमर्स को एकदम से डायरेक्ट सेल नहीं करते, ये लोग अपने ब्रांड को सबसे पहले बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर नहीं आता, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आप लोगों को, बहुत ज्यादा होमोजीनियस। आप देखोगे ना कितना ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं, तो आप सबसे पर्सनली एक एक जाके नहीं आप मिल सकते हो, वो इनडायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस करते हो। इसी वजह से यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चन है, और ये आपको रेशियो से बताना है क्वेश्चन। फाइनेंशियल लेवरेजेस, कीप रेशियो, और आपका स्टॉक टर्नओवर और मार्जिनल ऑफ सेल्स। तो फाइनेंशियल लेवरेज पहले होता क्या है समझाऊंगी, फिर आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। अब रिस्क कैसे? फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब ही यही होता है कि आप जो है वो बाहर से कितना डेट ले रहे हैं अपनी कंपनी में। आप अपने कंपनी को के फाइनेंस को करने के लिए आप बाहर से कितना डेट यूज कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा डेट यूज करेंगे तो आपकी कंपनी रिस्क पे आ जाएगी। कोशिश कंपनी हमेशा यही करती है कि हमारे पास जो इंटरनल फाइनेंस है, जो अंदर हमारी कंपनी के पास पैसा है, हम वही यूज करें, लेकिन इतना नहीं होता है तो वो बाहर से जाकर लेते हैं डेट। तो इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज में रिस्क है, जितना ज्यादा डेट लोगे उतना रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर वन का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो का मतलब होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि कितनी जल्दी जो आपका एसेट्स है उनको आप कैश में बदल सकते हो, और कितनी जल्दी आप जो है अपने छोटे छोटे जो आपके लाइबिलिटीज है उनको आप पे कर सकते हो। ठीक है। फिर है स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरीके से रिलेटेड है मैम इससे? देखिए स्टॉक टर्नओवर का क्या मतलब होता है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना आप मैनेज करके रख रहे हो, कहीं ज्यादा तो नहीं बना रहे हो, ओवर तो नहीं स्टॉक हो रहा है, कहीं अंडर स्टॉक तो नहीं कर रहे हो, एफिशिएंटली आप मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने स्टॉक्स को। भाई ये भी तो बहुत जरूरी है ना, कि आपका आपका स्टॉक उतना ही हो जितना मार्केट में डिमांड हो।
फिर आपका मार्जिनल ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेल्स का मतलब होता है प्रॉफिट। आप जितना सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक, जितना आपने बेचा है उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेल्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सी का फर्स्ट और आपका फोर्थ का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एक एक की पॉइंट में ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलिए सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं समझा दूंगी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, फिर हम लोग यहाँ पे इसको सही से आंसर्स लगा सकते हैं। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट का सिंपल सा मतलब होता है आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, और मत पढ़िए, कुछ भी मत सोचिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपके रेट बताता है कि कितना रेट ऑफ प्रॉफिट आपने कमाया है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे बोला है इट शोज द प्रॉफिट, तो बिल्कुल ही तो प्रॉफिट मैंने बोला एंगल इंसिडेंस बताता है, तो सही है। इट रिप्रेजेंट द एंगल्स बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, बिल्कुल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन के बीच में ही ये बताता है। किस तरीके से बताता है ये मैं आपको दिखाऊंगी, पहले आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। इट शोज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड इट रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। अब ये चार्ट देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे चार्ट, इन्होंने बोला कि सेल्स लाइन है, तो बिल्कुल रेवेन्यू दिखाया है ना यहाँ पे, देखो ये आपकी रेवेन्यू की लाइन है, टीआर की, और ये वाली आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन है। भाई आपके ने कितना कॉस्ट लगाया और आपको कितना रेवेन्यू मिला, भाई कितना पैसा लगाया और कितना आपको पैसा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है ये आपका बीईपी है, जब दोनों काट रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, बीईपी बोलेंगे। और यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है मैम, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आप जो गोल गोल सर्किल देख रहे हो ना इस चार्ट में, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक मिनट, ये देखो जो यहाँ पर आप ये गोल गोल देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रहा, ये। तो ये याद रखिएगा कि जितना ज्यादा लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जितना ही आपका स्मॉल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही आपको प्रॉफिट कम हो रहा होगा बिजनेस को। ठीक है, तो लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्ट द हायर प्रॉफिट, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्ट्स द लोअर प्रॉफिट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बीच का जो पॉइंट है तो बीईपी होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये वाला आपका पोर्शन प्रॉफिट का होता है। तो यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बता रहा है, जो ये सर्कल्स में जो ये आपको मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे ये बना हुआ है गोल गोल, आप देख सकते हो ये जो एरो बने हुए हैं यहाँ पे, सर्किल जो बने हुए हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, जो कि आपकी प्रॉफिट कैपेसिटी बिजनेस की बताता है। तो चलिए आज की क्लास यही तक थी। अगर क्लास वाकई आपको जेन्युइनली अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।